नमस्कार। यूपी टेट की परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा और आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज हम इंडियन ज्योग्राफी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको उसका जो है सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो जिनके आने की संभावना है। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ है वो राज्य। तो जैव आरक्षित क्षेत्र में से मानस है, तो मानस ये असम में है, बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो इसमें हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है? टाइडल एनर्जी का उत्पादक क्षेत्र है, प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा, वो है खंबात का तट। ये गुजरात में पड़ता है। खंबात का तट ये ऊपर में पड़ता है, ऊपर जो है वो कच्छ का रण है। ऊपर वाला जो पोर्शन अगर हम देखेंगे गुजरात का इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पे जो है ये कच्छ का रण है और ये जो है ये खंबात का है, खंबात का। ठीक है, बल्कि इसको और ऐसे करके कर देते हैं, फिर ऐसे जाएगा और ये, तो ये जो है यहाँ पे ये खंबात है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो कच्छ का रण है तो अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी जो है ये निकलती है अरावली से, अरावली से लूनी नदी। और ये लूनी नदी जब नीचे की ओर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है अरावली से, तो वहाँ से प्रभावित होते 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 कच्छ के रण में जा कर के ये लुप्त हो जाती है। याद रखिएगा, लुप्त हो जाती है, सागर में नहीं गिरती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो सागर में गिरने से पहले लुप्त हो जाती है, तो वह है लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है। फिर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है संकोश नदी। बराक नदी, बराक नदी ये मिजोरम और मणिपुर में बहती है और वहाँ से बहती हुई फिर वो उसमें बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसके बाद फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि 3 नदियां ऐसी हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं तिब्बत में। मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी नदी है सतलज नदी, सतलज नदी या सतलुज नदी, और तीसरी है जो पूर्व की तरफ आती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे बड़ा रिवर का जो आइलैंड है, नदी द्वीप जिसको कहा जाता है, वो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो द्वीप है वो नदी द्वीप है सबसे बड़ा, वो इस ब्रह्मपुत्र नदी पर ही अवस्थित है। लोहित इसकी जो है इम्पोर्टेंट नदी है, जो कह सकते हैं कि एक सहायक नदी है। और तिस्ता भी इसकी सहायक नदी बोल सकते हैं हम लोग। तिस्ता जो है ये सिक्किम में बहती है नदी, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि तिस्ता नदी जो है वो कहाँ पर बहती है, किस राज्य में बहती है, तो सिक्किम में बहती है। फिर है लोहित नदी, इसकी सहायक नदी हो गई।
बराक नदी के बारे में बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। RCCU BAI, तो यहाँ पे आई जो है इंडिया है वो 7th है। पहला है रशिया, फिर है कनाडा, चाइना, USA, फिर उसके बाद ब्रिटेन, सॉरी ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। तो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग घेरता है, ये सही है। कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी सही है। और इसे 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करती है, सही है ये। यहाँ पे भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है या उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये सही नहीं है। उष्णकटिबंध के साथ साथ उपोष्ण कटिबंध में भी ये स्थित है, तो इसका हो जाएगा ये पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो वो हो जाएंगे दूसरा और तीसरा, यानी कि डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? वन और वृक्षावरण, दोनों की बात हो रही है, वन और वृक्ष की। वन और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का नाम है वन और वृक्षावरण में वृद्धि में। भारत में कुल वन क्षेत्र 21.76% है, ये भी बिल्कुल सही है। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है, ये भी सही है। वन आवरण में सबसे ज़्यादा कमी वाला राज्य कर्नाटक है, ये गलत है। कर्नाटक सेकंड नंबर पे आता है, पहला है सबसे ज़्यादा कमी जो हुई है वो है मध्य प्रदेश में। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 सही, ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहा जाता है या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। तो ये कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसको थोड़ा समझ लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए इंडिया का जो मैप कर दिया दक्षिणी किनारे से हम लोग बना रहे हैं, तो साउथ का ये मैप है साउथ इंडिया का। तो ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये नीचे वाला, ये पूरा जो तट है ये कोरोमंडल तट बोला जाता है, कोरोमंडल। उसके ऊपर में जो है ये उत्तरी सरकार बोला जाता है, उत्तरी सरकार। और ये पूरा जो है ये पूर्वी घाट है, इसके बीच बीच में जो है गैप है पूर्वी घाट में, क्योंकि जो नदियां हैं वो आकर के यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, इसलिए गैप है। और पूर्वी घाट जो है ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। उसी तरह ये पश्चिमी घाट है, ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं पर भी गैप नहीं है। और यहाँ पर जो है जो नीचे वाला क्षेत्र है केरल से लगा हुआ, ये वाला क्षेत्र ये मालाबार बोला जाता है, मालाबार तट। उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है कि उत्तरी सरकार कोंकण तट हो गया, कोंकण। तो ये यहाँ पर जो है मंगलौर भी पड़ता है, यहाँ पर किनारे पे केरल कर्नाटक का जो एक शहर है मंगलौर, वो यहीं पे किनारे पे पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें जो दर्रे हैं वो उन दर्रे को भी पूछा जाता है, जैसे थाल घाट है और भोर घाट है। तो ये जो है दोनों महाराष्ट्र में है, और पाल घाट जो है ये केरल में है, पाल घाट। नेक्स्ट आते हैं, कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है इसमें ऑप्शन दे रखा है लद्दाख और जास्कर, महान हिमालय और पीर पंजाल, महान हिमालय और जास्कर, और कराकोरम और लद्दाख। आंसर है इसका बी, महान हिमालय या वृहद हिमालय और पीर पंजाल। तो ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं जो कश्मीर घाटी जो है ये महान हिमालय या फिर कह सकते हैं वृहद हिमालय और
पीर पंजाल के बीच में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दे रखी हैं और नदियां दे रखी हैं। तो जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी की परियोजना है, गोदावरी नदी पर है। नाथपा झाकरी ये सतलुज नदी पर है। गंगा सागर परियोजना ये याद रखिएगा, ये चंबल नदी पर है। गंगा सागर परियोजना, इसको कतई आप लोग जो है गंगा सागर से ना जोड़ें, जो कि पश्चिम बंगाल के बाद में गंगा जो है सागर में गिर जाती है, वहाँ उसके बाद जो गंगा सागर द्वीप है वहाँ पर, तो उसे ना जोड़ें। गंगा सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है। और सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। तो पहले का हो जाएगा चौथा, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का दूसरा, तो 4 1 2 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ये रहा, सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ यहाँ पे क्रम दे रखा है और दूसरी तरफ बाघ अभयारण्य दे रखे हैं, यानी टाइगर रिजर्व्स दे रखे हैं। तो 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, फिर 56वां कौन सा बना, फिर 57वां कौन सा बना, फिर 58वां कौन सा बना, ये हमको बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। तो अभी तक टोटल जो है 58 टाइगर रिजर्व्स जो हैं पूरे इंडिया में हैं। और 58 टाइगर रिजर्व्स में ये 9 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं। 55वां जो था वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान बना 55वां। फिर 56वां बना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद 57वां बना रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। फिर 58वां जो बना है 58वां ये माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो ये 57वां जो है ये रातापानी, फिर ये माधव। तो हो जाएगा इसका 4, पहले का ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। हाँ, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नदी बेसिन क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, मान लीजिए गंगा नदी है और गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे रामगंगा है, सबसे पहले रामगंगा मिलती है उत्तरी छोर से। फिर गोमती मिलती है गंगा में, फिर घाघरा मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, फिर महानंदा मिलती है, फिर महानंदा है। तो ये तो ऊपर का हो गया। नीचे से मान लीजिए यहाँ पे गंगा के साथ में यहाँ पर गोमती घाघरा के यहाँ पे बीच में कहीं यहाँ पे इलाहाबाद में, या फिर कह सकते हैं कि गंगा के साथ में मिलती है जाके यमुना। तो ये जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, और यमुना की भी सहायक नदियाँ ले लीजिए, चंबल हो गई या कैन बेतवा हो गई, तो ये यमुना की सहायक नदियाँ ले लीजिए। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी मान लीजिए सोन नदी हो गई। तो सोन नदी, ये सभी नदियों से जो पानी आ रहा है वो सारा पानी जो है, टोटल जो वाटर जो है इसमें इंक्लूड है, जो भी सभी नदियों से मिलकर जो पानी है, जो क्षेत्र फैला हुआ है वो नदी बेसिन कहलाता है। यानी गंगा और उसकी यानी नदी और उसकी सहायक नदियों से मिला हुआ जो जल है, वो पूरा का पूरा जल का जो फैलाव है वो नदी बेसिन के क्षेत्र में आता है। तो इसमें पूछा गया है कि नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो ये इन 4 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी में महानदी जो है इसका नदी बेसिन सबसे बड़ा है। उड़ीसा में बहती है ये, और सिहावा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से निकलती है, और ये जो है ये भी अमरकंटक से थोड़ा सा ऊपर से निकलती है। तो ये महानदी जो है वहाँ सिहावा से निकलती है। कावेरी साउथ की नदी है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और जो है कि इधर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है जाके।
नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वारंदमुख बनाती हैं, ज्वारंदमुख। और ज्वारंदमुख क्या है कि एक तरह से खारे पानी का उसके साथ में मीठा पानी जहाँ मिलता है उसको ज्वारंदमुख बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के भी जाती हैं। यानी घाटी जो है, जैसे मान लीजिए दो हिस्से हैं ज़मीन के, और इससे जो है दो ये नीचे चला गया हिस्सा बीच वाला, तो इससे क्या होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा ये क्या होता है कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या आपस में जो है फैलती हैं, एक्सपेंशन होता है, तो उसमें जो है जब बीच का पोर्शन जो है वो धंस जाता है, तो ये घाटी कहलाता है जहाँ से नदी होके जाती है। अगर ये यहाँ से कोई रास्ता होता तो ये दर्रा कहलाता, और जब दो पर्वतों के बीच से जो है वो घाटी कहलाती है जब नदी जाती है। तो ये जो है भ्रंश घाटी जो है, इससे होकर के जाने वाली जो नदियाँ हैं वो नर्मदा है और ताप्ती हैं। इसके साथ में दो नदियाँ और भी हैं भ्रंश घाटी से जाने वाली, एक है माही नदी और दूसरी है जो है दामोदर नदी। एवरेस्ट पर्वत चोटी हिमालय के किस भाग में आती है? एवरेस्ट पर्वत चोटी जो है ये हिमाद्री में आती है। हिमाद्री जो है सबसे टॉप मोस्ट हिमालय जो बोला गया है, सबसे ऊपर यहाँ पे बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ की चादर बिछी होती है, तो वो जो 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 क्षेत्र होता है वो हिमाद्री कहा जाता है, यानी हिमालय का टॉप मोस्ट क्षेत्र। उसके बाद ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय भी जान लीजिए कि ट्रांस हिमालय में केटू बसी हुई है। केटू जो पर्वत चोटी है या काराकोरम पर्वत चोटी, तो वो ट्रांस हिमालय जो है वो वहाँ पर ये बसा हुआ है उस रीजन। और उसके बाद में ये ट्रांस हिमालय उसके बाद वाला है, और केटू को कहा जाता है कि काराकोरम पर्वत चोटी जो है वो ट्रांस हिमालय के से ही लगी हुई है। और मध्य हिमालय उसके ये हिमालय का पार्ट है। शिवालिक, शिवालिक में ज़्यादातर जो है जैसे मंसूरी हो गया या फिर शिमला हो गया या कुल्लू मनाली हो गया, तो ये सब जो है ये शिवालिक से लगी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। मेघना ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। जमुना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जुड़ जाती, जो मिल जाती हैं, तो उसके बाद जो बांग्लादेश में नाम जाता है वो जमुना नदी से के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा या फिर कह सकते हैं दक्षिणी गंगा, जिसको कहते हैं दक्षिण की गंगा, गोदावरी, तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मालवा के पठार से नहीं निकलती हैं? तो मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चंबल मालवा के पठार से निकलती है। शिप्रा इसकी सहायक नदी है, जो महाकालेश्वर धाम जो है बसा हुआ है वहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे। तो चंबल हो गई, बेतवा हो गई और कैन, ये तीनों जो हो गई ये मालवा के पठार से निकलती है। अब मालवा का पठार पड़ता किस तरफ है? तो विंध्याचल पर्वत से ऊपर अरावली है, राजस्थान में अरावली है, और नीचे है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। तो उसी अरावली और विंध्याचल के बीच का जो भाग है वो मालवा के पठार के बीच में आता है। तो चंबल, बेतवा और कैन ये तीनों जो हैं ये मालवा के पठार से निकलती हैं। सोन जो है ये मालवा के पठार से ना निकल करके ये अमरकंटक से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट आते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? उत्तर पश्चिमी भाग में यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कह सकते हैं कि हम राजस्थान का कुछ एरिया ले लेंगे, फिर उसके बाद में पंजाब का और जो है ऊपरी मध्य प्रदेश का। तो ये पड़ता है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है यहाँ पे वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि जब भूमध्य सागर जो है, जो मेडिटेरियन सी है, उसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं, जो जेट हवाएं चलती हैं, और वो मेडिटेरियन सी से आने वाली हवाएं वो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग से टकराती हैं और यहाँ पर आकर के वो बारिश करती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ उसी को कहा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये उत्तर पश्चिम भाग में, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है। तो ये बेसिकली क्या है कि भूमध्य सागर से चलने वाली हवाओं को जो है ये पश्चिम से चूंकि आती हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंसूरी, कुल्लू और दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में अवस्थित हैं? ये सही मैंने भी बताया था, ये शिवालिक में स्थित हैं। कुल्लू मनाली ये आप लोग जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, मंसूरी
उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे मानसून की बात आ गई, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे पहले आता है, केरल में आके टकराता है और बंगाल की खाड़ी से ऊपर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टकराता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो केरल में जो जब जब टकराता है तो ये 1 जून को टकराता है मानसून। एक प्रकार की ये 1 जून को एक प्रकार की ये हवा होती हैं, वायु होती हैं, और ये जो है जब टेम्परेचर जो है वो प्रशांत महासागर में ज़्यादा हो जाता है, कह सकते हैं। तो जब प्रशांत महासागर में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है, और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से जो है लो टेम्परेचर, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं चलती हैं। तो वहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो हिंद महासागर से होती हुई वो यहाँ पर आकर केरल के तट पर इस तरह से ये ऐसे करके, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पर ये टकराती हैं, ये मानसूनी हवाएं। और जब ये टकराती हैं तो वर्षा का भारी वर्षा करती हैं, और इसीलिए जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो उसी में जो है मौसिन राम भी है, जो कि एक गांव का नाम है, और चेरापूंजी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक मौसिन राम गांव का नाम है, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। फिलहाल यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले जो है ये केरल के तट पे से टकराता है 1 जून को। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 1 जून को ये बंगाल की खाड़ी से ऊपर में टकराता है। उसके बाद में ये जिससे जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे जो है मानसूनी वर्षा जो है कम होती जाती है, क्योंकि बादल जो है वो बार बार जो है जो पर्वत से टकराते हैं और वर्षा करते हैं। और उसके बाद फिर से ये जो है ये वापस ये चक्कर चलता रहता है, और ये ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करता है। तो वेस्ट तक, जब वेस्ट तक आते आते ये क्या हो जाता है कि वर्षा जो है कम हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर वाला जो एरिया है उसमें फिर ये क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो प्रेशर बिल्डअप हो गया, यहाँ इस तरफ प्रेशर बिल्डअप हो गया उत्तर और पूर्वी भाग में। तो उत्तर पूर्वी भाग में जब प्रेशर बिल्डअप हो गया तो एक तरह से उत्तर, यहाँ पे अगर उत्तर पश्चिमी ले लेंगे, उत्तर पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर ये उल्टा, मतलब मानसून जो है वो लौटता हुआ मानसून वो बारिश करता है कहाँ पे, कोरोमंडल तट पे, और तमिलनाडु जो है वहाँ पे बारिश होती है, आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। तो ये जो लौटता हुआ मानसून है ये उत्तर पूर्वी, यानी यहाँ से जो है ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है वहाँ से ये आता है, और चूँकि इसका डायरेक्शन वैसा होता है, उत्तर पूर्व से होता है, तो ये जो है ये वर्षा करता है कोरोमंडल तट पे या तमिलनाडु पे वर्षा करता है। तो इसमें जो है कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु दे रखा है, आंसर हो जाएगा इसका डी, तमिलनाडु। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। कुल जो है 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई हैं ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा, एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, और इसके द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई गई हैं। तो 4 प्रकार की मिट्टी जो है यहाँ लिखी हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है लगभग जो है 43% भाग पर जो है भारत के वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये एक तरह से क्या होती है कि कंकड़, बालू, रेत, ये सभी जो है गिट्टी, ये सभी जो है अपने साथ जो है ये इरोजन के रूप में ये जो है नदियाँ अपने साथ में ऊपर से हिमालय से जो बहती हुई आती हैं तो ये अपने साथ लाती हैं, और उसके बाद में ये मिट्टी जो है एक तरह से दोमट मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो दोमट मिट्टी जो होती है ये जलोढ़ मिट्टी ही कही जाती है। तो जिसको कहते हैं कि भाबर और तराई, तो ये क्षेत्र में तराई मिट्टी, तो ये मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज जो है 43% जो है पूरे इंडिया का 43% जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। नॉर्दर्न इंडिया में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, या गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र हो गया, या फिर कोई भी दोआब क्षेत्र होगा उनके बीच की जो भूमि होगी जो कि दोआब क्षेत्र की, उसको वो जलोढ़ मिट्टी जो है मेनली वहाँ पे पाई जाती है। तो 43% में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है ये, और उसके बाद में बिहार के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। और यही जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा सागर जो एक तरह से जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान का श्री गंगानगर जो ज़िला है
वहाँ पे गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। और अगर हम टोटल की बात करें तो प्रति हेक्टेयर की अगर गेहूं की उत्पादकता देखें तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो श्रीगंगानगर में ही होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, कि प्रोडक्टिविटी अगर पूछी जाएगी तो श्रीगंगानगर से ज़्यादा कहीं पर भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है प्रति हेक्टेयर उपज जो है गेहूं की। तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी ये लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। लीचिंग क्रिया होती है, ऐसे मान लीजिए इसमें जो होता है आयरन और एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, और एक तरह से जैसे लीचिंग होती है तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, मान लीजिए जो एक तरह से जो भारी पदार्थ होते हैं वो जो है ऊपर नीचे चले जाते हैं, और जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये लेटराइट मिट्टी जो है इसमें आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। और उसके बाद ये काली मिट्टी जो है ये 15.2 भाग में पाई जाती है, 15.2% में। ये काली मिट्टी, इसमें एक तरह से मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, और इस कारण से क्या होता है कि ये एक तो, और दूसरा इसका ये काली इसलिए भी है कि नमी ज़्यादा होने का, और साथ में ये दक्कन के जो पठार है उस पर जो है ये भूमि है, ये मिट्टी है। तो काली मिट्टी जो एक तरह से जो दक्कन का पठार मिलकर बना है वो ग्रेनाइट, और जो ग्रेनाइट के साथ साथ जो कह सकते हैं बसाल्ट की जो चट्टानें हैं, तो वो चट्टानें जो हैं वही चट्टानें दक्कन की भूमि कहलाती हैं। तो काली मिट्टी ये 15.2 भाग में पाई जाती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है इसमें, इसीलिए यहाँ पर जो है ये कपास का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर लाल मिट्टी है, ये 18.6% में पाई जाती है, और ये आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये मेनली होती है, तंबाकू के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन है। ये एल्गा या कह सकते हैं ये फंगस से एल्गा और फंगस से मिलके बना हुआ है, एल्गा प्लस फंगस। और ये क्या होते हैं कि फंगस, फंगस ही होगा, यूएस होगा है, ठीक है। और एल्गा और फंगस से मिलकर बना होता है लाइकेन, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन है? तो यहाँ पे भारतीय और आर्य दे रखा है, तो भारतीय तो है, आर्य नहीं है। फिर भारतीय और दक्षिणी गंगोत्री पहले था, अब नहीं रहा है। यहाँ पे भी दक्षिणी गंगोत्री का नाम आ रहा है, तो ये नहीं है। तो भारतीय और मैत्री जो है ये अंटार्कटिका में भारत के सेंटर हैं, ठीक है। स्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन है। हिमाद्री, इसको भी याद रखिएगा। हिमाद्री जो है ये आर्कटिक में स्टेशन है, नॉर्वे के ऊपर में, नॉर्वे के पास में स्टेशन बना हुआ है इंडिया का, ये हिमाद्री है, ये आर्कटिक में है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब अंगामी जो है ये एक तरह से ये दे रखी हुई हैं जनजातियाँ। तो अंगामी जो है ये नागालैंड में है, पाई जाती है ये जनजाति। बिरहौर ये झारखंड में पाई जाती है जनजाति। टोडा तमिलनाडु में ये भी पाई जाती है। खस, खस ये उत्तराखंड की जनजाति है, उत्तराखंड की। और अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति हैं वो मिश्मी, अबोर, जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे उन्हीं के नाम पे है, मिश्मी है, अबोर है। तो ये जो जनजाति हैं ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे माउंट आबू दे रखा है, ये अरावली पहाड़ियाँ। तो माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी में ही पड़ता है, ये हिल स्टेशन। कोड़ाई कनाल ये पालनी हिल में पड़ता है, ये भी सही है। ऊटक मंडलम या फिर ऊटी ये नीलगिरी पहाड़ियाँ का में पड़ता है, ये भी सही है। शिमला ये पीर पंजाल में नहीं पड़ता है। पीर पंजाल आपका जो है एक जो जम्मू कश्मीर के नीचे में है। शिमला जो है ये वहाँ पर नहीं पड़ता है, ये पड़ता है शिवालिक में, शिवालिक में। नेक्स्ट आते हैं, यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए।
तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आएंगे तो यमुना नदी मान लीजिए ये है, और सहायक नदी जो है इसकी यहाँ पे ये मालवा का पठार से निकलने वाली। तो पहले चंबल है, ये चंबल है, चंबल के बाद में अब पश्चिम इस तरफ हो गया और पूर्व इस तरफ हो गया। तो चंबल के बाद में यहाँ पर सिंध नदी है। ये सिंधु नदी नहीं है बल्कि ये सिंध है, काली सिंध के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिंध नदी हो गई, उसके बाद में ये बेतवा हो गई, और बेतवा के बाद में कैन हो गई। तो चंबल सिंध बेतवा कैन आंसर हो जाएगा। तो चंबल 4 3 1 2, तो ये ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुल्लू घाटी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी बेसिकली जो है ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ये हिमाचल जो कुल्लू घाटी है, और पीर पंजाल इस तरफ है और धौलाधार जो है हिमाचल प्रदेश के और दाएं में पड़ता है, इस तरफ पूर्वी तरफ पड़ता है। तो उसके बीच में जो है ये कुल्लू घाटी पड़ती है। रंजोती और नाग टिब्बा ये उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये तो है नहीं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में नहीं है, और लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसको सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिलाम ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है। गंगोत्री ये भी उत्तराखंड में है। बाल्टोरा, ब्याफो, हिस्पार और ये सियाचिन ये पास में ही है। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पार्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे एक तरफ घाटी दे रखी है और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो मरखा घाटी जो है ये जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी ये नागालैंड में है। मणिपुर और नागालैंड के बीच में एक तरह से सीमा पर ये बसी हुई है जुकू घाटी। सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, और यूथांग घाटी जो है ये सिक्किम में है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, यानी ये वाला हो जाएगा डी का पहला। डी ऑप्शन जो है ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी पूछी जाती है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो है चोलामू झील। चोलामू ये झील जो है, गुरु नोंगमा चोलामू ये दोनों ही जो सिक्किम में है, और चोलामू झील जो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। पाल घाट किसके बीच स्थित है? पाल घाट जो है मैंने बताया कि भी नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी जो है उसके बीच में पाल घाट जो है वो दर्रा पड़ता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका आंसर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। फिर नेक्स्ट आते हैं, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में मैंने बताया कि मालवा पठार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मालवा पठार। दक्कन का पठार ये जो है ग्रेनाइट और जो बसाल्ट की चट्टानें हैं उनसे मिलकर बना है। तो ये आग्नेय चट्टानें जब बाद में जो है अवसादी हुई और उसमें जो है ये ठंडी हुई, और उसके बाद में जो ये चट्टान बनी उसी के ऊपर जो है ये दक्कन का पठार ये बना है। फिर है नेक्स्ट, इसमें प्रायद्वीपीय पठार हो गया छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार को इसको आप जान लीजिए, इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर जो है वो जर्मनी में है, जो कि कोयले के लिए जाना जाता है, कोयला के उत्पादन के लिए। तो वो जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है भारत। तो गोंडवाना लैंड जो है वो उसका हिस्सा ये छोटा नागपुर का पठार भी है। तो एक तरह से ये कोल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो नीचे वाला पठार जो है, जैसे दक्कन का पठार हो गया तो वो प्रायद्वीपीय पठार है। दंडकारण्य, ये दंडकारण्य जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में दंडकारण्य स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत की औसत समुद्री तल की मापा जाता है? तो भारत का जो औसत समुद्र तल जो है वो चेन्नई से मापा जाता है। याद रखिएगा इसको,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, विशाखापट्टनम जो है, याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो मुंबई है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है वहाँ पर, और सबसे गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम है। उसके बाद में जैसे कांडला बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह में सबसे पहले इकोनॉमिक EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाद में बना। पहले जो है ये एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन जो है वो पहला जो है वो कांडला में बना। तो कांडला गुजरात में है, कांडला बंदरगाह जो है ये EEZ पहला था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो टोटल जो है 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट जो हैं से लगे हुए हैं। 7500 जो किलोमीटर की लगभग लंबाई है इनकी। तो पहला अगर चलते हैं तो इधर से देखते हैं, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद फिर नीचे आते हैं, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर केरल हो गया, इस तरफ के ये हो गए। इधर फिर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के ऊपर आए तो आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद पहले जो है ये उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के ऊपर है वेस्ट बंगाल हो गया। तो टोटल हो गए 4 ये 5 ये, टोटल 9 स्टेट्स हो गए जो तटरेखा जैसे लगती है। और सबसे ज़्यादा समुद्री तटरेखा कौन सी बोली जाती है, किस राज्य से बोली जाती है? वो बोली जाती है गुजरात की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इसमें सेकंड वीडियो में कंप्लीट किए इंडियन ज्योग्राफी की। थर्ड वीडियो में भी अभी इंडियन ज्योग्राफी के ही जो है अभी जैसे खनिज बाकी है, तो खनिजों के बारे में कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो, साथ साथ में प्राकृतिक जो भूगोल है उससे रिलेटेड जो भी भारत का जो फिजिकल जो इंडिया की ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो और भी जो कि पूछे गए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी जो है हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।